हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और ये आर्टिकल जो आज हम कवर कर रहे हैं ना, ये आज का नहीं है, ये है 10 दिसंबर का, यानी कल का। आज क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि कल ये आर्टिकल जब शाम में मैं लाइव क्लास में कवर करवा रहा था तो इंटरनेट खराब होने की वजह से, यूट्यूब कनेक्शन से, सर्वर से कनेक्शन ना बन पाने की वजह से क्लास को हमें बीच में बंद करना पड़ा। आधा सा कवर हो गया था और आधा रह गया था, तो वो क्लास तो मैंने रिमूव कर दी है, आधी सी क्लास। अब पूरा ये आर्टिकल आज मैं आपको कवर करवा रहा हूं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। गोवा में रिसेंटली जो आग लगी थी ना, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में, उसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी वॉन्टन नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, और वॉन्टन ये बड़ा नया वर्ड है आपके लिए। वॉन्टन एक ऐसा आदमी है जो एक्सेसिव और अनरिस्ट्रेन्ड है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? ऐसा आदमी जो बहुत अति कर देता हो। खाना खिलाओ तो जितना मर्जी खिला दो, टीवी दिखाओ तो टीवी देखता ही रहेगा, मोबाइल चलाएगा तो चलाता ही रहेगा, जिसका पेट ही ना भरे, जो बस ही ना करे। कह रहा है जी इतनी ज्यादा नेग्लिजेंस है सरकार की तरफ से, गोवा की सरकार की बात कर रहा है, जो वॉन्टन है, बड़ी एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा लापरवाही गोवा की सरकार दिखाती है। चलिए कैसे दिखाती है गोवा की सरकार लापरवाही, टाइटल पैराग्राफ में देखेंगे। रेगुलेटरी फेलियर वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर इन द गोवा ब्लेज। कह रहे जो रेगुलेटरी फेलियर है, अब ये क्या होता है रेगुलेटरी फेलियर? फेलियर मतलब नाकामयाबी। रेगुलेटरी यानी जो रेगुलेशन से, कंट्रोल से, नियमन से जुड़ा हुआ है। रेगुलेट कौन करता है? सरकारी एजेंसियां ना। आप कैसी बिल्डिंग बनाओगे, कैसे फायर सेफ्टी इंतजाम होंगे, वहां सारा काम है रेगुलेशन का, सरकार की एजेंसियों का। तो सरकारी एजेंसियों का रेगुलेट करने का जो फेलियर है, वो एक कंट्रीब्यूशन देने वाला या योगदान देने वाला फैक्टर था, कारण था गोवा में लगी हुई ब्लेज के, या लगने वाली आग के। ब्लेज वर्ड को नोट कर लेना। फायर को अंग्रेजी में ब्लेज बोलते हैं, ठीक है? मतलब फायर भी अंग्रेजी है, ब्लेज इसका एक एडवांस वर्ड है। चलिए, रेगुलेटरी फेलियर यानी सरकार की नाकामयाबी, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, वॉज बन जाएगी इसकी वर्ब। अब एक काम करता हूं मैं हर रोज टाइटल पैराग्राफ को ब्रेक करता हूं आपके सामने, ताकि आप मोटा मोटा जो पार्सिंग का मेथड है वो सीख पाए, और ये बड़ा जरूरी है। फेलियर तो आपने देख लिया, एक नाउन है। रेगुलेटरी एक एडजेक्टिव है। कैसा फेलियर? जो रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। वॉज इसकी वर्ब है, एक लिंकिंग वर्ब है। फैक्टर इस लिंकिंग वर्ब के बाद रखा हुआ नाउन है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। फैक्टर था कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला। कॉन्ट्रीब्यूटरी यहां एडजेक्टिव है। इन प्रेपोजिशन है। ऑब्जेक्ट है इसका गोवा ब्लेज। ब्लेज मतलब आग, एक नाउन है। गोवा एक शहर का नाम है, एक स्टेट का नाम है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ब्रेक किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। ये आपके शुरुआती प्रेपरेशन का बिल्डिंग ब्लॉक है, इंग्लिश की अगर तैयारी शुरू कर रहे हो। चलिए आगे बढ़े। अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब दिखाता हूं मैं आपको। 5 वर्ड्स हमारे पास, भारी भरकम। क्लास के शुरू में देख लोगे तो बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लास अच्छी लगती है, काम आती है, समझ में आती है, तो जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। वाईटी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @official YT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में YT की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, आरसी आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, आरसी, एसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है। कोई भी क्वेरी होती है ऐप्स रिलेटेड, ये नंबर है हमारा, टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा।
फर्स्ट वर्ड है आज का रेकलेस, बड़ा आसान सा वर्ड है। लेस मतलब कम, रेक मतलब सावधानी, जो केयर कम करता हो, सावधान कम रहता हो, जो है ना एकदम लापरवाह हो, ऐसी लापरवाही को या लापरवाह आदमी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेकलेस। इसको बेपरवाह भी बोल सकते हैं। रैश एंड केयरलेस टुवर्ड्स डेंजर। रैश ड्राइवर्स आर केयरलेस ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड शो reckless disregard for the safety of everyone else। जो रैश ड्राइवर्स होते हैं, रैश ड्राइवर्स मतलब रफ ड्राइवर्स, कहीं भी गाड़ी रोक ली, कभी तेज चलाई, कट मार दिया, कैसे भी मोड़ ली, कह रहा उल्टा पुल्टा गाड़ी चलाने वाले लोग जो हैं, ड्राइवर्स जो हैं, वो बड़े केयरलेस होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और दिखाते हैं एक बेपरवाही भरा डिसरिगार्ड ऐसी सेफ्टी के लिए जो है एवरीवन एल्स की, हर एक दूसरे इंसान की, अपना भी और दूसरे का भी, सबका नुकसान करते हैं। चलिए, रेकलेस को वॉन्टन भी बोलते हैं। वॉन्टन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक्सेसिव, रुकने का नाम ही ना ले, है ना, जो काम करेगा अति में करेगा। तो वॉन्टन इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड है डेप्रिवेशन। देखिए, डेप्रिवेशन होता है एक ऐसी स्टेट या अवस्था जिसमें आप किसी ऐसी चीज से वंचित हों जो आपको मिलनी चाहिए। जैसे आपको एजुकेशन नहीं मिली तो आप डेप्रिवेशन फेस कर रहे हैं एजुकेशन का, किसी को मौका नहीं मिला तो वो डेप्रिवेशन फेस कर रहा है अपॉर्चुनिटी का। इसको प्रिवेशन, छोटी छोटी फॉर्म में प्रिवेशन भी बोल देते हैं, डीई लिखा हुआ है, इसको निकाल दोगे तो बाकी का वर्ड इसका शॉर्ट फॉर्म है। पॉवर्टी भी बोल सकते हैं, गरीबी भी एक तरह का वंचन ही है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन ऑफ्टन पुशेस द पुअर टुवर्ड्स क्राइम। आर्थिक वंचन जो है या फिर फाइनेंशियल जो कमी है, अक्सर वो पुश करती है या धकेल देती है गरीब लोगों को, द पुअर को, क्राइम की तरफ। पेन्यूरी, डेस्टिट्यूशन सब इसके सिनोनिम्स हैं। डिप्राइव वर्ड से बना है डेप्रिवेशन। डिप्राइव का मतलब होता है किसी को वंचित करना, उसका हक अधिकार, उसका जो है राइट्स उसको ना देना। चलो, थोड़ा ट्रिकी वर्ड है, आज आर्टिकल में जब आएगा तब आपसे मैं फिर से शेयर करूंगा। अगला वर्ड है सरकमवेंट, इसको तोड़ दो। सरकम मतलब सर्कल की तरह घूम के, और ये वेंट जो है ना, ये गो वेंट गोन की ही दूसरी फॉर्म है। गो वेंट गोन याद है ना, गो मतलब जाना, वेंट V2, गोन V3, तो वेंट में W लगता है, यहाँ V लगा हुआ है, ये वही वेंट है। सरगम वेंट मतलब किसी जगह से घूम करके दूसरी जगह पे जाना, सीधा रास्ता नहीं पकड़ना, उंगली को टेढ़ा करके अपना रास्ता बनाना, समझ गए। इसको बाईपास करना, वर्क अराउंड करना भी बोलते हैं। जब कोई काम आपका सीधे तरीके से ना हो रहा हो तो आप क्या करते हैं, घुमा फिरा के करते हैं, उंगली टेढ़ी करके, बस यही कहलाता है अंग्रेजी में सरकमवेंट करना। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सर्कमवेंट इंडियाज लॉज। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या HNIs, अमीर लोग, अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं स्विट्जरलैंड और पनामा जैसे देशों में, ताकि भारत के टैक्स के कानूनों को वो सरकमवेंट कर सकें, उनसे बच करके निकल सकें। चलिए, इसको सरकम नेविगेट करना, मैनेज करना, इवेड करना, साइड स्टेप करना भी बोलते हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ एक सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब है इसकी। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। एक और वर्ड अपने पास, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ना, बढ़त दिखाना। लेकिन आप बोलोगे सर ग्रोथ अगर बोलना था तो फिर ग्रोथ वर्ड तो था ही, इसकी क्या जरूरत है। देखिए, ऐसी ग्रोथ जो दिन दुगनी रात चुगनी हो। आपने कभी सिंगाड़ा, कभी कमल उगता हुआ अगर देखा हो, मशरूम उगती हुई देखी हो, तो वो रातों रात बड़ी हो जाती है, एक रात में, 2 रात में जो है वो, है ना, मशरूम उगाएगी। ऐसी ग्रोथ, है ना, वो अंग्रेजी में कहलाती है प्रोलिफरेशन, बहुत तेज ग्रोथ। द पास्ट डेकेड सॉ अ मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। इस पिछले पूरे दशक ने देखा एक बहुत तेजी की ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को, ऑनलाइन सर्विसेज में। एक्सपेंशन इसका सिनोनिम है, ये वर्ड यू विल सी इन टुडेज आर्टिकल, प्रोलिफरेशन। लास्ट अपने पास फ्रेजल वर्ब है, स्पार्क ऑफ। देखिए, अगर आपने बाइक चलाई हो ना तो आपको पता होगा उसमें स्पार्क जो है प्लग होता है। जब आप किक लगाते हो, सेल्फ लगाते हो, तो स्पार्क प्लग में स्पार्क्स निकलेंगी, चिंगारियां निकलेगी, और फिर इंजन जो है ना, क्रैंक होगा, इंजन चलना शुरू होगा। तो वहीं से इसको आप याद कर सकते हैं। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, स्पार्क प्लग किसी गाड़ी को स्टार्ट करता है, और स्पार्क ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को चिंगारी लगा करके स्टार्ट करना। समटाइम्स स्मॉल इंसिडेंट्स स्पार्क ऑफ ह्यूज क्राइसिस। कभी कभी छोटे छोटे इवेंट्स, इंसिडेंट्स भी हैं, चिंगारी लगा करके भड़का देते हैं बड़े बड़े क्राइसिस को या तूफानों को। क्राइसिस यानी आपत्ति बोल दो, विपदा बोल दो, है ना। चलिए, ये सिनोनिम है इसके सारे, किसी चीज को चिंगारी लगा के भड़काने के। इग्नाइट, किंडल्स, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है कैटलाइज। ये मैं आपको समझा देता हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए।
आपने सुना वैसे केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कैटलिस्ट क्या होते हैं। दूध में रात को आप थोड़ा सा दही मिला देते हैं या उसमें छाछ मिला देते हैं ताकि वो सुबह तक पूरा का पूरा दूध फट जाए और उसकी दही बन जाए, है ना, इसका पनीर वनीर बन जाए। तो दूध को फाड़ने के लिए कैटलाइज यूज किया जाता है या कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वो थोड़ा सा दही या थोड़ा सा छाछ का, है ना, 2 घूंट। तो कैटलाइज करना यही होता है, किसी प्रक्रिया के प्रोसेस की रफ्तार को तेज करना। पड़े पड़े तो वैसे ही फट जाता है वो दूध, लेकिन आपने 6 घंटे में उसको फाड़ दिया ताकि उसका पनीर बन सके। समझ गए? तो आपने कैटलाइज किया पूरी प्रोसेस को, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे, चीजों को तेज करना, भड़काना। चलिए वो क्या है अच्छी आज की, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना ये शीट, रोज आपको हर क्लास की शीट में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। समरी ये है कि गोवा में लगी है आग एक नाइट क्लब के बाहर। बड़ा मशहूर नाइट क्लब है, अगर आप गोवा गए हो तो, रोमियो लेन नाइट क्लब। टीटो लेन है, रोमियो लेन है, 2-3 ही है लेन्स, है ना, जिनमें सारे नाइट क्लब्स आपको मिलेंगे। तो ये नाइट क्लब मशहूर होने के बावजूद यहाँ पे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। जैसे ही आग लगी पास के एक पेड़ में, पूरा का पूरा नाइट क्लब जो है धू धू करके जलने लगा। बाद में एक रिपोर्ट से पता लगा गोवा गवर्नमेंट की कि नाइट क्लब अवैध तरीके से चल रहा था और इसका फायर सेफ्टी का एनओसी कभी इसको मिला ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि सरकारें जो है आंख मूंद लेती हैं जब इनको पैसा मिलता है। करप्ट सरकारी अधिकारी जो है इस तरह के नाइट क्लब्स, दुकानों को, शॉपिंग मॉल्स को चलने देते हैं क्योंकि उनको करप्शन का पैसा मिल जाता है। अगर करप्शन खत्म हो जाए तो ये सारे नाइट क्लब, सारी दुकानें बंद हो जाएं जहां पे फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं होते। तो 25 लोगों की मौत हुई है गोवा में और सारा जिम्मा जाता है सरकार पे, गोवा की। तो गोवा की सरकार को कर रहा है क्रिटिसाइज, क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। साथ में रिफॉर्म्स की बात करेगा, सुधारों की। तो रिफॉर्म ओरिएंटेड या रिफॉर्मिस्ट आज की टोन है, क्रिटिकल एंड रिफॉर्मिस्ट। शुरू करें आर्टिकल, पढ़ने में आसान है, थोड़ा लंबा है, फास्ट प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, इसको ऐसे समझो जो आपका मॉक टेस्ट चल रहा है ना। इस पैराग्राफ को खुद से पढ़ो, मीनिंग निकालो जितना निकाल सकते हो, फिर हम मिलकर पढ़ेंगे ताकि आप पता कर पाए आप कहां तक, कहां पे अटकते हैं आप। चलिए, कह रहा है अ टेक्निकल रिपोर्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज इन पंजिम हैज लेड बेयर द रीजंस for the devastating blaze at the Burj by Romeo Lane nightclub in Arpora, North Goa, that claimed 25 lives. कह रहे एक तकनीकी या टेक्निकल रिपोर्ट आई है। कहां से आई है? बाय लगा के इस रिपोर्ट का सोर्स बता रहा है। सोर्स है सरकार का ये डायरेक्टरेट, ये विभाग जिसका नाम है गोवा सरकार का फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। और ये रिपोर्ट कहां हुई है? पणजी के अंदर। कह रहा है इस रिपोर्ट ने ना ले कर दिया है बेयर। ले यानी किसी चीज को रखना, बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड या निर्वस्त्र, किसी चीज के ऊपर का कवर हटाना, सबको दिखाना, खुलासा करना। तो इस रिपोर्ट ने ले बेयर किया है या खुलासा किया है या सबको दिखाया है उन सभी कारणों का या रीजंस का जो है इस डिवास्टेटिंग ब्लेज के या फिर डिस्ट्रॉय करने वाली आग के। ठीक है, डिवास्टेटिंग यानी जो तहस नहस कर दे, जो डिस्ट्रक्टिव हो। और ये आग लगी है एक बर्च में, पेड़ के मोटे से तने में, जो बाय था या बाजू में था रोमियो लेन नाइट क्लब के अरपोरा नाम के मोहल्ले में, नॉर्थ गोवा के। और कह रहा है जी ये वही आग है दैट जिसने क्लेम किया या दावा ठोका 25 जिंदगियों पे, 25 लोगों की जानें ले ली। सेंटेंस आसान है, ज्यादा कुछ देखने वाला है नहीं। टेक्निकल रिपोर्ट बनेगा सब्जेक्ट, हैज लेड बेयर परफेक्ट टेंस में ये बनेगी इसकी वर्ब। ले बेयर करना मैंने आपको बता दिया, खुलासा करना, किसी चीज के ऊपर का कवर हटाना, निर्वस्त्र करना, उसको न्यूड करना। तो रिपोर्ट ने कवर हटा दिया है सारे रीजंस के ऊपर, कारणों के ऊपर से। ब्लेज यानी आग, डिवास्टेटिंग यानी जो तबाह कर दे, डिस्ट्रक्टिव हो, कैटास्ट्रोफिक को, कैटाक्लिज्मिक हो। बर्ड्स होता है जी बड़ा सा पेड़, ठीक है ना। चलिए, बर्ड्स का मतलब पेड़ भी होता है और यहां पे बी बड़ा है ना, तो शायद इस नाइट क्लब का नाम होगा बर्ड्स। अपने चेक कर लें डिक्शनरी में, डिक्शनरी अपना दोस्त है सबसे अच्छा वाला, है ना। वैसे बर्ड्स का मतलब तो पेड़ ही होता है, ठीक है। चलिए, यहां बी बड़ा है ना, इससे मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये बर्ड जो है इस क्लब का नाम होगा रोमियो लेन के अंदर। रोमियो लेन तो एक पूरी गली सी है वहां पे, है ना। चलिए, दैट आया आग के लिए, दैट की वर्ब है क्लेम्ड, जब आग कोई भी घटना क्लेम करे जिंदगियों को, यानी इतने लोगों की जाने गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे द नाइट क्लब हैड बीन ऑपरेटिंग विदाउट अ वैलिड फायर डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एनओसी। कह रहे जो नाइट क्लब था ना, ये कर रहा था ऑपरेट, और कैसे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगा के।
है ना, हैड बिन ऑपरेटिंग, बिना एक वैलिड या वैध फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। तो हर बिल्डिंग को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है कि यहाँ पे आग को बुझाने के इंतजाम हैं, आग लगेगी तो लोगों को भगाने के, निकालने के, है ना, सारे यहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं। तो वो एनओसी इसके पास था नहीं, मतलब आग के लिए कोई इंतजाम इस नाइट क्लब में नहीं थे। नाइट क्लब की वर्ब है हैड बिन ऑपरेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा है ना, आगे आप एक सेंटेंस और देखेंगे वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ये क्यों लगे हैं, इसको मतलब इस चीज को अपने इस जो है कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी वो सेंटेंस आने दो, कवर करने के बाद इस कॉन्सेप्ट पे मैं वापस आऊंगा। उससे पहले ले से बनने वाली 5 फ्रेजल वर्ब्स आपके सामने है। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूं, जितनी आपको याद है एक बार दिमाग में सोच लो। चलो याद करना है ना, बड़ा आसानी तरीके से याद कर सकते हो। ले मतलब किसी चीज को रखना या बिछाना। जैसे आपने किताब को टेबल पे रख दिया, है ना, किसी चीज को जो है चारपाई पे रख दिया तो ले कर दिया। अब देखो ले आउट का मतलब होता है पैसा बिछाना। ये वर्ड ऐसा ही बना है, जेब से पैसा निकाल करके आपने काउंटर पे रख दिया, यानी खर्चा करना। ले आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू स्पेंड मनी। ले डाउन, देखिए ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज को डिफाइन करना, परिभाषित करना। सरकारें जब कोई ऑर्डर निकालती हैं, कुछ भी नया बताती हैं, तो वो ले डाउन करती हैं, नए रूल्स निकालती हैं तो उनको परिभाषित करती हैं, अच्छे से समझाती हैं। ले असाइड, असाइड यानी साइड में, ले मतलब रखना। किसी चीज को साइड में तब रखते हो जब आपको लगता है कि ये फ्यूचर में काम आएगी। ले असाइड का मतलब होता है किसी चीज को फ्यूचर के लिए सेव करना। ले आउट में आप क्या करते हो, हाथों हाथ खर्च कर देते हो। ले असाइड में बचाते हो, उसको सेव करते हो। ले ओवर, देखिए जब कोई फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है और रास्ते में रुकती है, आप निकले हो अहमदाबाद से गोवा के लिए, तो कभी कभी फ्लाइट रास्ते में मुंबई में रुक जाएगी, आधा घंटा 1 घंटा, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ले ओवर। फ्लाइट का ले ओवर कहाँ है, मुंबई में। चलिए लास्ट है ले बेयर, ये करवा दिया मैंने आपको। बेयर का मतलब होता है न्यूड, निर्वस्त्र या अनकवर्ड। अगर किसी चीज को आपने ले बेयर किया है तो वो चीज बिना कवर के सबके सामने है, आपने उसका खुलासा किया। तो 5 याद रखनी है, इस तरीके से कहानी सी बना के बता रहा हूं आपको। बढ़ो आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते जाओ साथ साथ। चलिए, कह रहा द लोकल पंचायत हैड इश्यूड अ डिमोलिशन नोटिस फॉर द अनलाइसेंस स्ट्रक्चर बट दिस वाज नॉट एनफोर्स्ड। कह रहा जो लोकल पंचायत है उस एरिया की, उसने इश्यू किया था या वो कर चुकी थी, पास्ट परफेक्ट में। देख लेना पास्ट परफेक्ट क्यों लगा है। कह रहा है वो पास्ट परफेक्ट लगा करके पंचायत इश्यू कर चुकी थी एक डिमोलिशन का नोटिस। डिमोलिशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ फोड़ करना। तो उस क्लब को तोड़ने का एक नोटिस जारी कर चुकी थी, और किसके लिए, इस बिना लाइसेंस वाली स्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग के लिए, ढांचे के लिए। लेकिन इस नोटिस को एनफोर्स नहीं किया गया पैसिव वॉइस में, इस नोटिस पे किसी ने अमल नहीं किया। चलिए, पंचायत ने पहले ही बता दिया था आग लग सकती है, इसको हटा दो। पंचायत हैड इश्यूड डिमोलिशन नोटिस, यू हैव सीन दिस वर्ड। डिमोलिशन मतलब पूरी बिल्डिंग को, मकान को, स्ट्रक्चर को तोड़ देना, बुलडोजर बुला के। दिस आया इस नोटिस के लिए, इट वॉज नॉट इन्फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में इन्फोर्स करना यानी अमल में लाना। कह रहा द बिल्डिंग itself lacked essential safety infrastructure and its wooden panels and decor and poorly ventilated basement led to the fire spreading quickly and the victims being claimed by toxic smoke and oxygen deprivation। कह रहा ये जो बिल्डिंग थी ना, ये itself यानी खुद ही लैक करती थी या इस चीज को नहीं रखती थी। लैक करना यानी कोई चीज आपके पास नहीं है, और किस चीज को, जरूरी या इसेंशियल सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों की जान को बचाने वाले ढांचे को। कोई इसमें स्टेयर केस हो, भाग सके लोग, बाहर निकल सके, एग्जिट हो, इसमें कुछ भी नहीं था। और इसके जो वुडन पैनल्स थे और अंदर का जो डिकोर था, डेकोरेशन थी लकड़ी की, और जो खराब तरीके से वेंटिलेटेड बेसमेंट था। वेंटिलेटेड यानी हवादार, तो यहां पे हवा आने जाने का रास्ता नहीं था, वेंटिलेटेड खराब तरीके से था। ये सब कुछ लीड टू कर गया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के फायर के स्प्रेड करने तक या फैल जाने तक, क्विकली यानी फटाफट, और विक्टिम्स के या फिर मृतकों के, शिकारों के क्लेम कर दिए जाने की तरफ टॉक्सिक या जहरीले स्मोक के द्वारा और ऑक्सीजन की कमी के द्वारा। चलिए, बिल्डिंग की वर्ब लैक्ड, बिल्डिंग में नहीं था ये सारा जरूरी सामान, और ये सब चीजें बड़ी खतरनाक थी जो लीड टू कर गई लोगों के मरने की तरफ, फायर के फैलने की तरफ, और टॉक्सिक स्मोक की वजह से दम घुटने की तरफ। बिल्डिंग की वर्ब लैक्ड, पैनल, डिकोर, बेसमेंट की वर्ब लेड,
और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। वेंटिलेटेड देख लेना, जिसमें फ्रेश एयर या ओपन एयर का रास्ता हो वो होता है वेंटिलेटेड। ये पुअरली वेंटिलेटेड था। डेप्रीवेशन, ये वर्ड आपने देख लिया ना, प्रिवेशन, किसी चीज से वंचित होना, तो लोगों को ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाई। कह रहा द अनफॉर्चुनेट पैटर्न ऑफ डेडली ब्लेज इन गोवा हाईलाइट्स द फैक्ट दैट सच ट्रेजेडीज आर नॉट एक्सेप्शनल इन इंडिया। कह रहा है ये जो अनफॉर्चुनेट पैटर्न है ना, ये जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जो है पूरा का पूरा सिस्टम है डेडली ब्लेज का या घातक आग का गोवा में, वो करता है हाईलाइट इस फैक्ट को दैट वो ये कि ये ट्रेजेडीज, ये बड़ी बड़ी घटनाएं एक्सेप्शनल नहीं है या फिर बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नहीं है भारत में। एक्सेप्शनल का मतलब होता है खास, तो इन घटनाओं में कुछ भी खास नहीं है, बड़ी आम बात है। कहीं भी आग लग जाना, 20-50 लोगों का मर जाना, देश में जान बड़ी सस्ती है। चलिए, पैटर्न की वर्ब है हाइलाइट्स, दिस पैटर्न हाइलाइट्स द फैक्ट्स सच ट्रेजेडीज की वर्ब है आर। डेडली ब्लेज यानी घातक अग्नि है ना, आग। एक्सेप्शनल यानी खास, एबनॉर्मल। जो रेगुलर होता है, नॉर्मल होता है, वो तो है ही। एक्सेप्शनल मतलब अपने आप में जो अलग हो। चलिए, अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। हाईलाइट वर्ड देख लेना, किसी चीज पे रोशनी डालना। जब भी किसी चीज पे रोशनी डालते हो तो 4 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। इन चारों में से कभी कोई भी यूज कर देता है आपका, है ना, किसी भी पैराग्राफ में, रीडिंग में आपको मिलेगा। कभी हाईलाइट मिलेगा, कभी अंडरस्कोर, कभी अंडरलाइन और कभी एम्फसाइज। चारों का मीनिंग सेम है, किसी चीज पे रोशनी डालना। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये सेंटेंस देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। क्या रीजन है पास्ट परफेक्ट के अचानक से यूज होने का भाई? एक और सेंटेंस दिखाता हूं आपको मैं। पीछे वाली स्लाइड में था, यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ था। तो क्या रीजन होता है अचानक से कहीं पास्ट परफेक्ट आ जाता है, कहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है? देखो, इसका रीजन बड़ा सिंपल है। आपने अभी तक ये सीखा है कि अगर 2 पास्ट के इवेंट्स हों तो जो इवेंट पास्ट में भी पास्ट में हुआ है, मान लीजिए आज 11 दिसंबर है, एक घटना हुई 10 दिसंबर को, एक घटना हुई 9 दिसंबर को। आपके लिए दोनों घटनाएं पास्ट की हैं, अतीत की हैं। लेकिन दोनों में से जो ज्यादा पुरानी है 9 दिसंबर वाली, उसको पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। अगर वो हो चुकी है तो परफेक्ट में लगा दो, अगर वो हो रही थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और दूसरी वाली घटना को पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में लिख दो। ये आपको पता है। जैसे द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल एज इट हैड ओवरलुक्ड की रिस्क्स। कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को क्योंकि इट ने या प्रपोजल ने ओवरलुक कर दिया था या नजरअंदाज कर दिया था बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क को। पहला वाला टेंस में लगा है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा वाला टेंस लगा है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पहले प्रपोजल ने रिस्क को इग्नोर किया, ओवरलुक किया, फिर कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया। तो ये बात आप जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहां पे ऐसा आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा, एक ही टेंस लगा हुआ है, वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ऐसा क्यों होता है अब समझो इसको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूसरा जो इवेंट है ना, वो आगे या पीछे एक अलग सेंटेंस में लिखा जा चुका है। यही सेंटेंस मैं ब्रेक करके भी लिख सकता हूं इस तरीके से, द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल, फिर डॉट लगा के नया सेंटेंस बना सकता हूं, एज द कमिटी फाउंड इट हैड ओवरलुक्ड एनी रिस्क। समझ पाए मेरी बात को? ये सेंटेंस जब एक साथ लिखा हुआ था तब तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन मैंने इसको 2 सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया और आगे पीछे लिख दिए। अब दूसरे सेंटेंस से मुझे पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो लगना चाहिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल लग चुका है। तो जरूरी नहीं है एक ही क्लोज सेंटेंस में 2 क्लोज आएंगे, एक सिंपल में होगा, दूसरा परफेक्ट में लगाना है। रियल लाइफ लर्निंग के अंदर दोनों सेंटेंस ब्रेक करके भी लिखे जा सकते हैं। चलिए, इस फॉर्मूला को याद रखें, आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे, और उससे पहले कॉन्सेप्ट भी देख लो। ये इटसेल्फ का इस्तेमाल किया गया यहां पे। इटसेल्फ क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पता है क्या होते हैं आपको? जैसे ये सेंटेंस देखो, द मैनेजर ब्लेम्ड हिम या ऑन फॉर द एरर। मैनेजर ने ब्लेम किया, मैनेजर ने आरोप लगाया या सारा ब्लेम डाला हिम पे या ऑन पे। मैं कहना चाह रहा हूं मैनेजर ने खुद पे डाला इस एरर के लिए, इस गलती के लिए। क्या लगाऊं, हिम लगाऊं या ऑन लगाऊं? मैनेजर आदमी है, मान लो मैन है, मेल है। अब बताओ हिम लगाऊं या ऑन लगाऊं? देखो, ना लगेगा हिम, ना लगेगा ऑन। जब भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो, या फिर सब्जेक्ट या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो उस केस में सब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यहां पे मैनेजर अगर इंसान है, आदमी है, मेल है, तो मुझे लिखना चाहिए द मैनेजर ब्लेम्ड
हिमसेल्फ फॉर द एरर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ब्लेम वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वही तो मैनेजर है। सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम हो गए। जब वो सेम होंगे तो सब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगर वो आदमी है तो हिमसेल्फ, औरत है तो हरसेल्फ, कोई दूसरी चीज है ना आदमी ना औरत तो इटसेल्फ। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखो, द मैनेजर स्पोक टू हिम या ऑन आफ्टर द मीटिंग। मैनेजर ने मीटिंग के बाद खुद से ही बात करनी शुरू कर दी। कई बार आदमी बड़बड़ाता है ना खुद से, मैं कह रहा हूं मैनेजर खुद से ही बात करने लगा मीटिंग के बाद। अगेन ना हिम लगेगा ना ऑन लगेगा, हम यहां लिखेंगे मैनेजर स्पोक टू हिमसेल्फ, खुद से बात कर रहा था, स्पोक टू हिमसेल्फ। चलो अब इसका तीसरा केस देखो, द मैनेजर कंप्लीटेड द टास्क हिमसेल्फ। क्या मतलब है सेंटेंस का? मैंने आपको बताया ये हिमसेल्फ हरसेल्फ तब लगते हैं जब सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम हो। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वही एक्चुअल में सब्जेक्ट हो। मैनेजर ने खुद को ही ब्लेम किया हो, मैनेजर खुद से ही बात कर रहा हो। थर्ड केस में देखो, मैनेजर ने कंप्लीट किया है काम को, फिर ये कहां से आया? इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो तब लगता है जब मैनेजर खुद के ऊपर काम कर रहा हो। देखो इसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये जो आप हिमसेल्फ यहां लगा रहे हो ना, यहां लगा रहे हो, ये तीसरा हिमसेल्फ उससे अलग है। इसका मतलब ये है कि मैनेजर ने कंप्लीट किया टास्क को या काम को खुद। मैनेजर ने खुद को कंप्लीट नहीं किया, ये वाला केस नहीं है। मैनेजर ने काम को कंप्लीट किया और कैसे किया? खुद किया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस तरीके से देखें जो वर्ब का ऑब्जेक्ट ना बन रहा हो, उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन होता है और वो खुद की बात करता है। इसकी पोजीशन होती है या तो सेंटेंस के लास्ट में, सुन लेना, या तो सेंटेंस के लास्ट में या फिर वर्ब से पहले। द मैनेजर कंप्लीटेड द टास्क हिमसेल्फ, ये भी ठीक है। द मैनेजर हिमसेल्फ कंप्लीटेड द टास्क, ये भी ठीक है। बस यहां पे यही हुआ है। पूरी कहानी मुझे इसलिए बतानी पड़ी ताकि आप इस इटसेल्फ का मीनिंग निकाल पाओ और ये क्यों लगा आपको समझ में आए लॉजिकली। ये बिल्डिंग खुद ही लैक करती थी, ये बिल्डिंग खुद ही नहीं रखती थी इसेंशियल सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को। द बिल्डिंग इटसेल्फ लैक्ड। इटसेल्फ यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है मामला? अब आपको याद ये मेरे ख्याल फॉर्मूला तो समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, सभी प्रोनाउंस के। आई का बनता है माई सेल्फ, ही का बनता है हिमसेल्फ, याद रखना, हिज सेल्फ नहीं बनता, हिमसेल्फ। शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। वी और दे प्लूरल होते हैं तो वी का बनता है आवर सेल्व्स। देख लेना पीछे वी एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है, वी मतलब काफी लोग, और दे भी प्लूरल होता है तो दे का बनता है देम। चलिए थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा है ना हार्ड होगा, कोई बात नहीं, एक दो क्लासेस में फिर आएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। बाकी बेसिक्स में आपको करवा चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको ट्राई जरूर देना, गलत हो जाए तो भी कोई बात नहीं, कमेंट्स में डालो। द लीडर हिमसेल्फ गेव द क्रेडिट फॉर द पार्टीज विन। लीडर ने खुद को पार्टी की क्रेडिट, विन का या जीत का क्रेडिट दिया। चलो खुद से बनाओ, चेक करो हिमसेल्फ की पोजीशन क्या होगी, ये सही है तो सही है, नहीं तो गलत है तो सही करके डालना। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसकी रीडिंग लो। चलिए, करेक्ट, देयर इज वन थीम इन ट्रेजेडीज सच एज द फायर क्रैकर फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन विरुधनगर, तमिलनाडु, fires in hazardous old buildings on Kolkata, the flames consuming a sleeper bus in Kurnool in Andhra Pradesh, and hospital fires across the country। कह रहा है एक थीम है, देयर इज वन थीम, एक पैटर्न सा है सारी इन ट्रेजेडीज में, बड़ी बड़ी इवेंट्स में, घटनाओं में, हादसों में। जैसे कि पहला हादसा है फायर क्रैकर की फैक्ट्री में, पटाखों की फैक्ट्री में होने वाले धमाके विरुधुनगर में तमिलनाडु के अंदर। फिर जो कई जगह आग लगी हाजर्डस या डेंजरस पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर कोलकाता में। और फिर जो लपटें निकली, फ्लेम्स निकली और उनका कंज्यूम करने का काम था, लपटों का खा जाने का काम था एक स्लीपर बस को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। कह रहा है और एक हॉस्पिटल फायर लगती है जो सारे देश में अंदर जो अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है एक थीम है इन सभी ट्रेजेडीज में, और क्या है? द इनएडिक्वेसी ऑफ रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। थीम है इनएडिक्वेसी या अपर्याप्तता या कमी रेगुलेशन के इन्फोर्समेंट की, कानूनों के अमल की। हर जगह आपको यही मिलेगा कि ढंग से फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, इसलिए बस में आग लग गई, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, हॉस्पिटल में आग लगी। चलिए, थीम की वर्ब है इज, हैजर्डस यानी वेरी डेंजरस,
इनएडिक्वेसी होती है किसी के अंदर की कमी, जो भी आप कर नहीं पाए, इनसफिशिएंसी है, शॉर्ट कमिंग है, जो आपको करना चाहिए ना कर पाओ, तो ये आपकी इनएडिक्वेसी है। कह रहे फायर सेफ्टी रिमेन्स अ लो प्रायोरिटी फॉर रेगुलेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्पाइट रेकरिंग कैटास्ट्रॉफीज पॉइंटिंग टू द सेम फॉल्ट्स। कह रहे फायर की सेफ्टी के जो इंतजाम हैं बिल्डिंग्स में, शॉपिंग मॉल्स में, कह रहे वो बने हुए हैं एक लो प्रायोरिटी या नीचे की प्रायोरिटी हमारी सरकारी एजेंसियों के लिए, रेगुलेटर्स के लिए और प्रशासनों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। और ये ऐसे बने हुए हैं बावजूद या डिस्पाइट बार बार होने वाली कैटास्ट्रॉफीज के, रेकरिंग कैटास्ट्रॉफीज के या फिर हादसों के, जो उनके पॉइंट करते हैं सेम फॉल्ट्स की तरफ, एक ही तरह की कमियों की तरफ। हर आग वाले हादसे में आपको एक ही टाइप की कमी मिलेगी, बावजूद इसके सरकार का ध्यान फायर को रोकने में सबसे नीचे है प्रायोरिटी। सेफ्टी की वर्ब है रिमेन्स। फायर सेफ्टी आप समझते हैं, प्रायोरिटी का मतलब होता है वरीयता या प्राथमिकता। डिस्पाइट यानी बावजूद, डिस्पाइट के बाद में ऑफ मत लगाएं, अगर ऑफ लगाना है तो फिर लिखें इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी होता है बावजूद। रेकरिंग यानी जो बार बार होता हो, कैटास्ट्रॉफी यानी हादसा, तूफान, विपत्ति, आपदा। बढ़े आगे, चल फास्ट प्रोसेस करो भाई। कह रहा द इशू इज नॉट वन ऑफ अ डेफिसिट ऑफ लॉज बट देयर लैक्स इंप्लीमेंटेशन एंड इवन डेलिब्रेट सर्कमवेंशन विदाउट फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा इशू जो है ना वो नहीं है, इशू इज नॉट वन यानी वो वाला जो है डेफिसिट का या कमी का कानूनों की। तो देश में फायर के लिए कानून नहीं है, ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है बल्कि वो ये है उनके लैक्स इंप्लीमेंटेशन का या ढीले इन्फोर्समेंट का, अमल का, और यहां तक कि डेलिब्रेट या जानबूझ करके उनसे बचने का, सर्कमवेंशन करने का, बिना फियर के, बिना डर के परिणामों का, नतीजों का या कॉन्सिक्वेंसेस का। तो इशू ये नहीं है कि हमारे रूल्स नहीं है, फायर के रूल्स बहुत हैं। इशू ये है कि रूल्स जो हैं डिले तरीके से इन्फोर्स होते हैं और कभी तो जानबूझ करके भी सर्कमवेंट किए जाते हैं बिल्डिंग ऑनर्स के द्वारा, क्योंकि कोई फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस उनको है नहीं, कोई डर की उनको चिंता, किसी प्रकार का डर है नहीं। कॉन्सिक्वेंस होते हैं नतीजे। चलिए इशू की वर्ब है इज। लैक्स का मतलब होता है ढीला, स्लैक, वीक बोल दो, लूज बोल दो इसको, है ना। लैक्स का बिल्कुल उल्टा होता है स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट, जो बहुत कड़ा हो, है ना। लैक्स में बड़ी ढिलाई होती है, स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट में बड़ा कड़ापन होता है। एंटोनी में डेलिब्रेट यानी जानबूझ के किया गया, सर्कमवेंशन आप समझते हैं चीजों से बच निकलना, रास्ते को घुमा देना। कह बिल्डिंग कोड्स, फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एग्जिस्ट ऑन पेपर विद करप्शन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया and sometimes even incompetence, creating an ecosystem where violations are routine and enforcement is the exception। कह रहा है ये सारी अच्छी अच्छी जो चीजें हैं ना, बिल्डिंग बनाने के नियम, फायर सेफ्टी के कानून, लाइसेंस लेने की जरूरतें, है ना, बिल्डिंग चलाने के लिए, कह रहा है ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं, ये हैं तो सही पेपर पे या कागजों में। कह रहे लेकिन करप्शन के साथ में, आपके राजनीतिक प्रभाव के साथ में, आपके ब्यूरोक्रेटिक या नौकरशाही के इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया का मतलब होता है आलसीपना। सरकारी नौकर क्या है, जब तक उसको लात ना मारो, धक्का ना मारो, उसको मजबूर ना करो, तब तक वो कुछ नया लाने की कोशिश नहीं करता। ये सच्चाई है। सरकारी आदमी क्या सोचता है, चल रहा है चलने दो। तो ये होती है ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। कह रहे हैं इन सब चीजों की वजह से और कभी कभी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। इनकॉम्पिटेंस यानी आपके अंदर की असक्षमता, काम दिया गया लेकिन करवाना नहीं आता, करना नहीं आता। कह रहे हैं इन सभी चीजों की वजह से क्रिएट करते हुए एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे वायलेशंस या उल्लंघन बड़े आम होते हैं, रूटीन होते हैं, और जो अमल में लाने का काम है, इन रूल्स को इन्फोर्समेंट का काम है, वो एक खास इवेंट हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो सारे कोड, सारे कानून कागजों में लिखे हुए हैं, लेकिन हम इतने करप्ट देश है अपना, कोई फोन घुमा देगा नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को, है ना, जानकारी होगी, दोस्ती होगी, पैसा देगा, तो कोई भी कानून अपनी बिल्डिंग पे लगने नहीं देता। वायलेशन जो है बड़े आम होते हैं और कभी कभी जब लगते हैं तब बड़ा खास इवेंट कोई होता है। चलिए इन सभी अच्छी चीजों की वर्ब है एग्जिस्ट और वायलेशंस की वर्ब है आर। वायलेशन यानी उल्लंघन, एनफोर्समेंट की वर्ब है कर। विद सच एन इनेबलिंग एनवायरमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स सच एज द वन इन अरपोरा प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर सेफ्टी। कह रहा है ऐसे एक इनेबलिंग एनवायरमेंट की वजह से, इनेबलिंग एनवायरमेंट यानी जो आपको एम्पावर करे, ताकत दे, कह रहा है इस तरीके से, गलत तरीके से इनेबल करने वाला जो एनवायरमेंट है, इसकी वजह से ऐसी दुकानें या एस्टेब्लिशमेंट, बार या क्लब्स जैसे कि ये वाला जिस अरपोरा में जिसमें आग लगी है,
ये सारी स्टैब्लिशमेंट प्रायोरिटाइज करती हैं या प्राथमिकता देती हैं अपने मुनाफों को सेफ्टी से ज्यादा। चलिए, स्टैब्लिशमेंट्स की वो है प्रायोरिटाइज। बढ़े आगे। कहानी से लिखी हुई है, अब गोवा की बात करेगा। कह रहा है इन द केस ऑफ गोवा अ मेजर टूरिस्ट हब देयर इज द एडिड प्रॉब्लम ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट क्लब्स, मैनी ऑफ देम इलीगल। कह रहा है अगर गोवा के केस में बात करें, जो एक मेजर टूरिस्ट हब है, जहां पे टूरिस्ट जो है पूरे देश से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, हब समझते हैं ना, सेंटर। कह रहे वहां पे एक एडिशनल प्रॉब्लम भी हो गई है, एडिड प्रॉब्लम है, जो है रात दुगनी दिन चौगनी तरक्की की या ग्रोथ की नाइट क्लब्स की तादाद में, और जिनमें से ज्यादा इलीगल होते हैं या फिर गैर कानूनी होते हैं। गोवा में हर आदमी जाता है पार्टी करने, तो आप जहां नजर मारोगे ना जिस नुक्कड़ में, वहां नाइट क्लब मिल जाएगा आपको, ये रोमियो लेन, टीटो लेन। तो यहाँ गोवा जैसी समस्या है, गोवा में और टाइप की अलग भी समस्या है कि हर आदमी यहाँ पे इलीगल नाइट क्लब खोल के बैठा है। चलिए, प्रॉब्लम की वो इज हब यानी सेंटर, प्रोलिफरेशन यानी फास्ट ग्रोथ। कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ दीज क्लब्स विदाउट लाइसेंसेस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट पॉलिटिकल पैट्रोनेज। कह रहे जो कामकाज है ना, ऑपरेशन है इन सारे इलीगल क्लब्स का बिना लाइसेंस के, ये पॉसिबल है ही नहीं, कैन नॉट बी पॉसिबल बिना राजनीतिक पैट्रोनेज के या चेला चपाटी के। पैट्रोनेज क्या होती है? सर पे कोई आपके हाथ रख दे, कोई बड़ा नेता, कि करो जो करना है, देख लेंगे, चलाओ क्लब को, पैसे कमाओ, है ना, हमें भी दो। तो ये गोवा में ये सारे क्लब जो चल रहे हैं ना, ये हो ही नहीं सकता काम बिना सियासी चेला चपाटी के। पैट्रोनेज आपने देख लिया, ऑपरेशन की वो कैन नॉट बी। कह रहा है इन अरपोराज केस अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। कह रहा है अरपोरा के केस में मैजिस्ट्रियल या मैजिस्ट्रेट के अंडर में एक इंक्वायरी जो है पैसिव वॉइस लगा के ऑर्डर कर दी गई है गोवा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। चल, इंक्वायरी की वो हैज बीन ऑर्डर्ड। कह रहा है द रेकरेंस ऑफ फायर एक्सीडेंट्स मस्ट कैटलाइज सिस्टमिक चेंज इन इंडिया। कह रहा है ये जो रेकरेंस है, देखो री प्लस में अकर, री मतलब बार बार, अकर मतलब घटित होना। कह रहे बार बार जो घटित होने का काम है, रेकरेंस री प्लस में अकर से बना वर्ड है, और किसका? फायर एक्सीडेंट्स का। कह रहा है इसको कैटलाइज करना चाहिए या स्पार्क ऑफ करना चाहिए या भड़काना चाहिए सिस्टम में एक बदलाव को, सिस्टमिक चेंज को भारत में। चलिए, रेफरेंस वर्ड देख लिया ना आपने, री प्लस में अगर से। कैटलाइज यानी चीजों को, है ना, पुश करना, स्पार्क ऑफ करना, स्टिमुलेट करना। कह रहे डायरेक्टली रिलेटेड टू फायर सेफ्टी सम रिफॉर्म्स आर की। कुछ सीधे सीधे रिलेटेड जो है फायर सेफ्टी से रिफॉर्म जो है कई, वो की है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तेज चला रहा हूं मैं क्लास को, आसान से सेंटेंसेस है, फटाफट प्रोसेस करेंगे। जब आसान मिले तो फास्ट पढ़ा करो। चलो, अब क्या क्या रिफॉर्म सही है? कह रहा है फर्स्ट, फायर सेफ्टी ऑडिट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स मस्ट बी कंडक्टेड पीरियडिकली एंड द बिल्डिंग्स मस्ट बी पब्लिश्ड एंड द फाइंडिंग्स मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन एन ई-गवर्नेंस पोर्टल दैट ट्रैक्स कंप्लायंस एंड फिक्सेस अकाउंटेबिलिटी। कह रहा है जी पहला तो ये सुधार लाना पड़ेगा कि फायर सेफ्टी की जो ऑडिट है, ऑडिट समझते हैं ना, जांच पड़ताल, फायर सेफ्टी को लेकर के जो जांच पड़ताल है सभी दुकानों की, इस्टेब्लिशमेंट्स की, क्लब्स की, बार्स की, कह रहा है ये कंडक्ट की जानी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव में, बार बार या पीरियोडिकली, हर 6 महीने से, हर 1 साल से। और ये जो सारी ऑडिट है, इनके जो नतीजे हैं, फाइंडिंग्स हैं, इनको पब्लिश किया जाना चाहिए, अगेन पैसिव वॉइस में, किसी ऐसे पोर्टल पे जो, या फिर वेबसाइट पे जो ई गवर्नेंस का हिस्सा है, सरकार के प्रशासन का हिस्सा है। और ये वो पोर्टल हो जो ट्रैक करे सारी कंप्लायंस को या रूल्स की अनुपालना को, और जो फिक्स करे जिम्मेदारियों को, अकाउंटेबिलिटी को। तो एक ऐसा सिस्टम हमें बनाना होगा, उसमें शहर की हर बिल्डिंग का डेटाबेस हो, फोटो लगी हो और आगे नीचे लिखा हो कि ये बिल्डिंग कितनी सेफ है, जो सेफ ना हो वो भी लिखा हो। तो ये सिस्टम हमें पहला सुधार चाहिए, और ये सारे अमीर देशों में आपको मिलेगी ऐसी चीजें, है ना। फायर सेफ्टी की ऑडिट तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फायर सेफ्टी ऑडिट्स की वर्ब है मस्ट बी कंडक्टेड, फाइंडिंग्स की वर्ब है मस्ट बी पब्लिश्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, पीरियोडिकली यानी रेगुलरली, बार बार, रूटीनली, पोर्टल यानी सरकारी वेबसाइट, ई गवर्नेंस पोर्टल, दैट की वर्ब है ट्रैक्स एंड फिक्सेस, अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदारी। कह रहा दूसरा सुधार, ये पहला था। कह रहा सेकंड, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स अबाउट फायर सेफ्टी एंड हैजर्ड्स शुड बी मैंडेटेड एंड लेड बाय लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। दूसरा काम ये होना चाहिए कि जो कम्युनिटी के इनिशिएटिव है, कम्युनिटी यानी समाज, इनिशिएटिव यानी कदम या पहल, समाज की तरफ से जो कदम है फायर सेफ्टी को लेकर के और फायर से होने वाले खतरों को लेकर के, इनको भी जरूरी बना देना चाहिए। और ये लेड बाय होने चाहिए, अगुवाई में होने चाहिए, या इनकी अगुवाई में होना चाहिए लोकल गवर्नेंस का कोई इंस्टीट्यूशन या स्थानिक प्रशासन का कोई संस्था।
है ना, कोई एनजीओ हो, कोई नगर पालिका हो, कुछ भी ऐसा जो लोकल गवर्नेंस करता हो, कोई इंस्टीट्यूशन जो है समाज को साथ में लेकर के ऐसा इनिशिएटिव ले फायर सेफ्टी का। चलिए, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की वर्ब है शुड बी मैंडेटेड। अगेन पैसिव वॉइस बोल रहा हूं, बी प्लस में बी थ्री। याद रखो, इनिशिएटिव को मैंडेट करना है, इनिशिएटिव को जरूरी बनाना है ना, सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा। कह रहा है दीज इंस्टीट्यूशंस कैन आल्सो बी एम्पावर्ड टू इंसेंटिवाइज बिल्डिंग ऑनर्स टू फिट देयर एस्टैब्लिशमेंट्स विद फायर एग्जिट्स एंड फायर रेजिस्टेंट मटेरियल्स। ये सारे इंस्टीट्यूशंस, जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको साथ में एम्पावर भी करना होगा, पैसे वॉइस लगा के इनको ताकत भी देनी होगी कि ये इंसेंटिवाइज करें या फायदा दे करके जो है एनकरेज करें। इंसेंटिवाइज क्या करना होता है, किसी को इंसेंटिव देना, फायदा देना और कोई काम करवाना। तो ये फायदा दे करके इंसेंटिवाइज करें बिल्डिंग बनाने वाले मालिकों को कि वो फिट करें अपने बिल्डिंग के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में फायर से बचने वाली एग्जिट्स और फायर से रजिस्ट करने वाले मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनमें आग ना लगे। चलिए, इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है कैन आल्सो बी एम्पावर्ड। एम्पावर करना, किसी को पावर देना। बाकी सारे मीनिंग साइड में लिखे हुए हमने, इंसेंटिवाइज, मोटिवेट, एनकरेज, है ना। चलिए, अब ये आर्टिकल हो गया खत्म। लास्ट एक पैराग्राफ या सेंटेंस समझ लो। तीसरा आपको उपाय दिया गया क्या करना चाहिए। कह रहा है थर्ड, स्टाफ एट हाई रिस्क एस्टैब्लिशमेंट्स मस्ट रिसीव सेफ्टी एंड क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। कह रहा है तीसरा काम ये कर दो, जो भी स्टाफ है बड़ी बड़ी हाई रिस्क वाली एस्टैब्लिशमेंट्स में, ऐसी दुकानों में, ऐसी कंपनियों में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां रिस्क फायर का बहुत है, कह रहा है सारा स्टाफ जो है ना उसको रिसीव करना ही होगा सेफ्टी और क्राउड को मैनेजमेंट करने की ट्रेनिंग। कह रहा है इन सम अ फंडामेंटल शिफ्ट इन गवर्नेंस कल्चर दैट प्रायोरिटाइजेस सिटीजन सेफ्टी एंड होल्ड्स द रेगुलेटरी अपैरेटस अकाउंटेबल इज अ मस्ट। कह रहा है जी कुल मिला के इन सम, अंग्रेजी में फ्रेज है इन सम। कह रहा है कुल मिला के एक बुनियादी बदलाव या फंडामेंटल शिफ्ट गवर्नेंस के कल्चर में या प्रशासन के रवैये में, प्रशासन की संस्कृति में, तौर तरीके में, और वो तौर तरीका जो प्रायोरिटाइज करता है या प्राथमिकता देता है सिटीजन की सेफ्टी को, और जो होल्ड करता है रेगुलेटरी अपैरेटस को अकाउंटेबल। रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन से जुड़ा हुआ, अपैरेटस यानी ढांचा, सरकारी एजेंसियों की बात कर रहा है, जो बनाता है जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को। कह रहा है ऐसा एक शिफ्ट एक मस्ट है, एक जरूरी चीज है। अंग्रेजी में अ मस्ट का मतलब होता है समथिंग वेरी एसेंशियल और रिक्वायर्ड। तो ऐसा एक बदलाव हमें लाना होगा, सेफ्टी जो है सबसे आगे हो, और जो सरकारी एजेंसी ठीक से काम ना करती हो उसका नाम सबके सामने लाया जाए, उसको होल्ड किया जाए अकाउंटेबल। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। ये इन सम, कुल मिला करके, इसके लिए अपने पास एक और फ्रेज होता है अंग्रेजी में, इन अ नटशेल। ठीक है, जब आप लास्ट में बोलते हैं ना कुल मिला करके या इन कंक्लूजन, उसको ऐसा भी लिखते हैं इन अ नटशेल। ये फ्रेज याद रखें, आज के क्विज में पूछा मैंने। क्लास को रैप अप करेंगे, कैसी लगी जरूर से बताया करो कमेंट सेक्शन में। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है, कोशिश करो 10 में से 10 मार्क्स मिले आपको। कह रहे जी इस पैसेज की स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो कैसी है, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस इस आर्टिकल की आत्मा को बताता है। सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी, पहले बताया गलती कहां हुई, और दूसरे पार्ट में बताया गया गलती से कैसे बचा जाए। 3 तरीके बताए ना, ये कर लो वो कर लो। पहले पार्ट में बताया गलती किसकी है, तो ये एक डायग्नोसिस है, ये एक जांच है सिस्टम के फेलियर की, जिसके पीछे पीछे आया जो फॉलोड बाय है प्रिस्क्रिप्टिव रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार जो हमने प्रिस्क्राइब किए हैं, जो होने चाहिए। ये इस आर्टिकल की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना तो ये फैक्चुअल रिपोर्ट टेक्निकल एनालिसिस की है, ना ये इंसिडेंट की डिस्क्रिप्शन है इमोशनल अपील के बाद में, ना रेगुलेटरी सिस्टम जो कई स्टेट्स के बीच का है उनका कंपैरिजन है। बाकी तीनों उल्टे पुल्टे लिखे हैं मैंने, डी आंसर बनेगा। चलिए एक फ्रेज पूछता हूं आपसे, इन अ नटशेल, ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको, खुद से ट्राई दो इसको। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूं, वीडियो के नीचे चेक कर लेना। ले असाइड का क्या मीनिंग है और सर्कमवेंट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो ये तीनों क्वेश्चन खुद से करने हैं। अब एक क्वेश्चन और है आरसी का, वो भी देख लो। इस आर्टिकल की टोन क्या होगी, किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। डिटैच्ड है, अलग थलग है, अलार्मिस्ट है और एक्यूजेटरी है, एक्यूजेशन लगाने वाला और चिंता जताने वाला है, सिंपथी दिखाने वाला रिकंसिलेटरी है, सिंपथी आप समझते ही हैं किसी के लिए सहानुभूति, या ये क्रिटिसाइज करता है और रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। ऑफ कोर्स सी आपका आंसर बनेगा, पहले सरकार को क्रिटिसाइज किया है, बाद में रिफॉर्म्स के बारे में बताया जो होने चाहिए, है ना। 5वें का आंसर बनेगा सी। अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं, एक वोकैब का, 2 ग्रामर के, लैक्स का मैंने आपसे एंटोनिम पूछा है, उल्टा सिनोनिम नहीं एंटोनिम, और 2 एरर्स पता कहां है आपकी, इस वर्ड की वजह से और इस वर्ड के आसपास।
जो आंसर्स खुद से करने को बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, वीडियो को नीचे जाके चेक करें और फिर बताना 8 में से कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे, क्लास को लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन